अविका एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। अविका की शादी माहिर नाम के लड़के से हुई थी। अविका हमेशा से ही ओशो को सुना करती थी। साथ ही वो अपने जीवन को जीने के लिए ओशो और उसके विचारों को फॉलो किया करती थी। एक दिन अविका की सास मीना घर की काम वाली को सुनाते हुए बोलती है, जब तुझे काम पर रखा था तब तू ही कह रही थी कि मेरे जैसी सफाई पूरी कॉलोनी में कोई नहीं करता। ये है तेरी सफाई? सोफे के नीचे कूड़ा पड़ा है, बर्तन में साबुन लगे हुए हैं, यही सब करती है क्या तू? मैडम गुस्सा क्यों करती हो? कल से मैं सब साफ कर दूंगी। और तू कपड़े भी साफ नहीं धोती। सफेद कमीज को तूने पीला कर दिया है। बोला ना मैडम, कल से कर दूंगी। ऐसे ही काम वाली और मीना के बीच में बहस हो रही होती है। तभी वहाँ अविका आ जाती है और मीना बोलती है, अब जरा तू ही समझा इस काम वाली को, नहीं तो मैं इसे काम से ही निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अविका मुस्कुराती है और काम वाली के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोलती है, अरे क्यों बहस कर रही हो आप दोनों? कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है, इसलिए जो काम तुम कल पे सोच के टाल रही हो उसे आज ही कर लो, बस बात खत्म। टालने की जरूरत क्या है कल पे काम? अविका की बात सुनकर नौकरानी फटाफट से झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू कर देती है और मीना बोलती है, वाह बहू, क्या बात है, तूने तो एक ही बार में इतने प्यार से नौकरानी को तीर की तरह सीधा कर दिया। माँ जी, ये मेरा ज्ञान नहीं ओशो बाबा का ज्ञान है कि अगर किसी से प्यार से कुछ कहो तो वो खुद पे खुद ही मान जाता है। ओशो? अरे ये क्या है? माँ जी, आप ओशो को नहीं जानती? ओशो वो है जिसे दुनिया भर के लोग जानते हैं। उनके वचन सुनकर तो जीवन में सुख और शांति मिलती है। अच्छा ये बात है, मुझे भी भेज दियो व्हाट्सएप पर, मैं भी देख लूंगी। मीना की बात सुनकर अविका उसे ओशो की वीडियो का लिंक सेंड कर देती है। वक्त गुजरता है, अविका ओशो की वाणी में पूरी तरह खोई रहती है। वो ना कभी किसी से लड़ती थी और ना ही कभी किसी से बहस करती थी। अविका सबसे अलग, एकदम शांत और सुखी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन माहिर थका हारा अपने काम से घर आता है और उसे परेशान देखकर अविका उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माहिर, तुम परेशान क्यों हो? यार होना क्या है, काम का इतना ज्यादा लोड है और बॉस तो बिना बात के मुझे सुनाते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूँ। मन तो करता है ना काम हम छोड़ दूं और घर पे बैठ जाऊं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? आप जानते हो ओशो क्या कहते हैं? साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने जैसा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं जाकर बॉस के गले लग जाऊं, उनसे प्यार करूं, उन्हें किस करूं, लव यू बोलूं? पागल वागल हो क्या? अरे नहीं पागल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर काम को हमें साहस के साथ करना चाहिए। जैसे आपने मुझे बिना जाने पहचाने मुझसे प्यार किया, ठीक वैसे ही काम को काम ना समझ के बल्कि उसको प्यार और लगन के साथ करना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। अच्छा मेरी जान, तुम्हारी इन बातों को सुनकर ना बॉस पे तो प्यार नहीं आ रहा मुझे, लेकिन तुम पे जरूर आ रहा है। आओ ना। प्रेम सुख तो हर सुख से बड़ा है। जिसने प्रेम सुख को पा लिया उसका जीवन तो सुखी सुख से भरा है। ये भी ओशो ने कहा है? हाँ, उन्होंने ही कहा है। तो फिर आओ सुख का आनंद लेते हैं। इतना कहकर माहिर अपने कमरे का दरवाजा लॉक करता है और अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करता है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अविका सभी के जीवन में बड़ी ही सरलता के साथ सुख घोलती जाती है। ऐसे ही एक दिन अविका बड़े ही ध्यान के साथ ओशो की कथा सुनते हुए पौधों में पानी दे रही होती है और वो हर गमले में जरूरत से ज्यादा पानी भर देती है। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और बोलती है, बहू पागल हो गई है क्या जो ओवरलोड पानी भर रही है गमले में? माँ जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? बहू तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? तू पागल हो गई है क्या? इतना पानी क्यों भर रही है गमले में? हाँ माँ जी, मैं पागल हो चुकी हूँ क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से समझदार होता है वो व्यक्ति भीतर से बिल्कुल मर चुका होता है। अरे क्या बकवास कर रही है बहू? सच कहूँ माँ जी, जीवन एक चक्रव्यूह है। जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी बनेगा। अरे कौन सा पुराण सुन रही है? ये पानी का नल बंद कर, वरना ये पानी का बिल बिजली के बिल से ज्यादा आ जाएगा। माँ जी, जीवन तो साधारण है, बस जीने के तरीके महंगे हैं। अविका अपने इस ओशो की दुनिया से बाहर निकल, समझ गई? माँ जी, वो थोड़ा मुश्किल है। इतना कहकर अविका मीना के हाथ में पानी का पाइप थमाकर चली जाती है और मीना बोलती है,
साधारण, समझदार, जीना मरना। अरे भगवान, ये मेरी बहू कौन सी बाबा के पीछे लग गई है। जहाँ मैं इसे सुना रही थी वो मुझे ही पता नहीं कौन सा ज्ञान देकर चली गई। समझदार पागल होता है, जीवन महंगा होता है। बाप रे बाप, कहीं इस बहू ओशो के चक्कर में अपना मानसिक संतुलन ही नहीं खो बैठी। मुझे माहिर से बात करनी होगी, कहीं बहू खुद ही कथावाचक ना बन जाए। इतना कहकर मीना पानी का नल बंद करती है और शाम को जैसे ही माहिर घर आता है तभी मीना उसे अविका के बारे में बोलना शुरू कर देती है और माहिर अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है। माँ, अविका को ओशो की बातें अच्छी लगती है, इसलिए उन्हें फॉलो करती है और उन्हीं के बातों को रिपीट करती रहती है। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है माँ, आप चिंता मत किया कीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बेटा, तू बात हल्के में ले रहा है, मुझे तो बहू के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे। मीना काफी देर तक माहिर से बात करती है पर माहिर उनको समझा कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था जहाँ कुछ समय पहले तक मीना को ओशो के विचार अपनी बहू के मुंह से अच्छे लगते थे और उसका सुखी शांत रहे उसे खूब भाता था। अब उसी मीना को ओशो के विचारों से चिढ़ होना शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन जब अविका अपने कमरे में बैठी टीवी में ओशो के विचार सुन रही होती है तभी मीना उसके कमरे में जाती है और टीवी बंद कर देती है, जिसे देख वो अविका फिर से मुस्कुरा कर बोलती है। इस निर्जीव पे आप अपना क्रोध क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तू सारा दिन इसी में घुसी रहती है, ओशो के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं है। माँ जी, क्रोध करने से आपका ही नुकसान होगा। अगर आप प्रेम से बोलोगे तो आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अरे भाड़ में गया तेरा प्रेम, खुद को समझती क्या है तू? सारा दिन अगर तू मुझे ये श्लोक सुनाती रहेगी तो क्या मैं तेरे काबू में आ जाऊंगी? अरे मैं सास हूँ तेरी, कोई चिड़िया नहीं। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसका जवाब तू अपने आप से पूछ बहू। सारा दिन तू बस ओशो ओशो करती है। अरे उसके अलावा भी तो जीवन है, अपनी सास की बात सुनना, उसकी सेवा करना, ये सब कौन करेगा बता? माँ जी, ये सब क्या कह रही हो? मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मैं सारी चीजें भी कर रही हूँ, फिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये ही तो है बहू कि तू मुझसे लड़ती ही नहीं है। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि तू मेरे साथ लड़ाई करे, मेरे साथ जिद करे, बहस करे। हमारे घर में भी तू मैं हो, कभी हम गुस्से में मुंह फुला ले एक दूसरे से, कुछ तो हो। पर नहीं, तू सारा दिन ओशो की वाणी सुनकर बस शांत होकर मुस्कुराती रहती है, इसलिए मुझे तेरा ये सुख चैन चुभ रहा है। अपनी सास की बात सुनकर अविका हमेशा की तरह मुस्कुराना शुरू कर देती है और अपने फोन में ईयरफोन लगाकर ओशो के वचन सुनना शुरू कर देती है। साथ ही मीना कानों से ईयरफोन ना निकाल पाए इसलिए अविका मीना के कानों पर हाथ रख देती है। कुछ ही देर में मीना एकदम शांत हो जाती है। तभी अविका वचन बंद करती है और मीना के कानों से ईयरफोन निकाल देती है और बोलती है। माँ जी, देखा ना, हो गया ना आपका गुस्सा शांत? ओशो को सुनो, ओशो को। हाँ बहू, हो तो गया, पर माँ जी, हम सभी के पास अपने मतलब का काम करने के लिए कितना कुछ है। आज के टाइम में जहाँ लोग सब कुछ होने के बाद भी लोगों से छीनने पे लगे हुए हैं, ऐसे में खुद को शांत रखना, रिश्ते में टिकाव रखना, प्यार रखना कितना मुश्किल है। आप क्यों बेकार की चीजों के पीछे भाग रही हैं? आप मुझे बहुत प्यारी हैं माँ जी। अगर आपको मेरे ओशो सुनना अच्छा नहीं लगता है तो मैं छोड़ दूंगी, पर मैं रहूंगी ऐसे ही दुखी और शांत। मैं एक मतलबी और लड़ाकू बहू नहीं हूँ। नहीं बहू, तू जैसी है वैसे ही रह। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मेरी बहू तो सबसे अच्छी है। इतना कहकर मीना अपनी बहू को गले से लगा लेती है और दोनों सास बहू सुख और शांति से अपना जीवन बिताना शुरू करती हैं। मंजुला घर का काम कर रही होती है, तभी उसकी बेटी प्राची आती है और अपनी माँ से प्राची कहती है। माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। मेरी टीचर ने कहा था कि वो लेट आएंगे। लेट आने के लिए बोला था तेरे टीचर ने, लेकिन मना थोड़ी ना किया था कि नहीं आऊंगा आज। तो कॉलेज क्यों नहीं जाना? ये कोई बहाना नहीं है, समझी तू? माँ, जब बच्चे लेट हो जाते हैं तो टीचर हमें क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब टीचर लेट आ रहे हैं तो हम भी कॉलेज नहीं जाएंगे अब। अरे हमारे टीचर को भी तो खाली क्लास का स्वाद मिले। अरे नालायक लड़की, तुझे क्या है जो तू अपनी क्लास में लेट जाती है? तेरे टीचर को तुम लोगों को ही थोड़ी पढ़ाना होता है, और भी तो बच्चों को पढ़ाते होंगे ना। वो हो जाता है कभी कभी। हाँ वही माँ, लेट आते हैं टीचर। अगर काम है तो पहले काम कर लेना, फिर वो उसके बाद हमारी क्लास रखें।
अब लेट आ रहे हैं तो लेट ही सही, लेकिन आज तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अरे पागल लड़की, तू नहीं पढ़ेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है, ना कि तेरे टीचर का। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसमें तो मेरे ही किराए के 100 रुपए बचेंगे ना। अरे बंद अकल की लड़की, तू 100 रुपए के चक्कर में अपने हजारों की फीस क्यों बर्बाद कर रही है? तू जा रही है कॉलेज या मैं धक्का देकर तुझे कॉलेज भगाऊं? ठीक है माँ, आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने 1000 रुपयों की चिंता है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। मुझे हजारों रुपए की नहीं, बल्कि तेरी चिंता है। मुझे देख ले, अनपढ़ होने की वजह से स्कूल में सफाई कर्मचारी हूँ। यही अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कुछ अच्छी नौकरी करती ना। माँ, अब तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो आप ये सब बकवास मत करो, मुझे नहीं सुनना है। एक तो इनको पढ़ाई करके भी दो, ऊपर से इनका ज्ञान भी सुनो। आपसे अच्छी तो टीचर का ज्ञान है। टीचर का इतना ही अच्छा ज्ञान है तो तू घर क्यों बैठ रही थी? कॉलेज की छुट्टी करके जाना कॉलेज अपने टीचर का ज्ञान, कम से कम थोड़ी बहुत अकल तो आ जाएगी तुझ में। हाँ हाँ, जाती हूँ कॉलेज। और वैसे भी कॉलेज नहीं गई तो मेरी माँ मंजुला नाम का रेडियो कहाँ बंद होने वाला है, यहाँ तो पिटने की भी संभावना है। प्राची इतना बोलकर अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। मंजुला ही थी घर में जो सबसे ज्यादा समझदार थी। कुछ दिनों बाद प्राची की बुआ सरला आती है। सरला आते ही मंजुला और प्राची से मिलते हुए कहती है, अरे मेरे भाई की बीवी और मेरे भाई की बेटी को तो देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। बुआ जी, आप कहे तो मैं पानी ले आऊं आपकी आंखों की प्यास को बुझाने के लिए। अरे तेरी बुआ ने बस मुहावरा कहा है, तू तो असल में भावनाओं में ही बहने लग गई। मैं तो बस स्विमिंग पूल में ही बहती हूँ। भावनाओं नाम का कोई नया स्विमिंग पूल खुला है क्या आसपास? अरे प्राची, सच में नया पूल खुला है क्या? चल चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों पानी में छपाक छपाक करके मजे करेंगे। मुझे तो पानी में वो कागज की नाव भी तैरानी है। बुआ जी, आप ही जाओ, मुझे तो डर लगता है, अगर मैं बह गई तो मेरा क्या होगा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक कम दिमाग के लोग हैं। अरे बुआ जी, भावनाओं का मतलब फीलिंग्स की बात कर रही थी। खैर ये बात छोड़ो, और ये बताओ कि आपका बेटा नहीं आया क्या? मंजुला सरला के बेटे के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी वहाँ सरला का बेटा प्रमोद अपने बालों में कंघी करते हुए स्टाइल में आता है और बोलता है, अरे मामी, आप कैसे भूल गई कि आपके घर में आने के लिए तो मैं उतावला बैठा रहता हूँ, तो इस बार कैसे नहीं आता? और मामी जी, इस बार तो अलग ही माहौल है। ओ मेरा बच्चा बहुत पतला हो गया है। क्यों सरला दीदी, कुछ खाने को नहीं देती क्या आप मेरे प्रमोद को? ऐसा लग रहा है जैसे घी गुड़ का स्वाद अभी तक लगा ही नहीं है पेट को। हाँ हाँ माँ, पतला तो लग रहा है, लेकिन मुझे इसका पतलापन दिख क्यों नहीं रहा? मुझे तो बस इसका पेट बाहर आता हुआ दिख रहा है। हाय राम, माँ कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? भाभी, आपको प्राची की आंखों की जरा भी परवाह नहीं है? देखो तो इसे पतले और मोटे में फर्क ही नहीं दिख रहा। प्रमोद, देख तो कोई आंखों के डॉक्टर को। बुआ जी, आपकी आंखें तरस रही थी, मेरी आंखों को मोटे पतले का फर्क नहीं दिख रहा। कहीं ये कोई खानदानी बीमारी तो नहीं है ना? ए प्रमोद, तू पतला ही है, मैं ही तुझे बस पतला नहीं देख सकती। हाँ हाँ प्राची, अपनी आंखों की वजह से मेरे जिम की मेहनत खराब लगती है ना। अब तो मैं रोज जिम जाता हूँ कि थोड़ा शरीर अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे पतला तो कोई मुझे मोटा बता रहा है। हाँ हाँ प्रमोद, तुझे कोई परेशानी नहीं है, लगता है हमें ही कोई परेशानी है। अच्छा, अगर कोई आंखों के डॉक्टर का नंबर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनेट से देखकर अपनी ही आंखों का इलाज कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट वाला फोन भी है, मैं देखता हूँ आंखों का इलाज। अरे बस करो, अभी अभी आए हो आप दोनों, थोड़ा आराम कर लो। और प्राची, दिखता नहीं क्या तेरी बुआ और भाई आया है? जा जाकर कुछ खाने के लिए बना ला। खिचड़ी, परिवार के लिए खिचड़ी बना लाऊं? तू जा, जो मन करे वो बना के ला, लेकिन अभी यहाँ से तो जा। मंजुला प्राची को रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। सरला और उसके बेटे के आने के बाद घर में काफी रौनक आ गई थी। प्राची, सरला, प्रमोद सब एक से बड़े एक कलाकार थे। बातों को अपने हिसाब से समझ लेते और फिर उस बात को अलग ही दिशा दे देते। लेकिन इन सब के बीच मंजुला भी थी जो काफी ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही थोड़ा मजाक, थोड़ा गुस्सा, हल्की सी नोकझोंक से बड़े प्यार से लोग रहा करते थे। कुछ दिनों बाद प्राची अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके पास प्रमोद आता है और उससे कहता है, ए प्राची, उठ रे, घर में चोर आया है
और तू अब तक सो रही है? चल जल्दी उठ। प्राची जैसे ही प्रमोद की बात सुनती है तुरंत चिल्लाते हुए उठती है और कहती है, चोर चोर, कहाँ है चोर? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ डंडा लेकर आओ, हम चोर को पकड़ते हैं, हमारा भी नाम फिर कल अखबार में आएगा। पागल कहीं की, मैं तो कह रहा हूँ कि देख टीवी में चोर आया है, कितनी शांति से आ रहा है ये चोर, और बाकी के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। देख देख। ये चोर टीवी में गया कैसे? देख तो कहीं पीछे का ढक्कन तो नहीं खुला। नहीं नहीं, ये तो टीवी में ही रहते हैं। अब बार बार आना जाना वो भी दूसरों के घरों में नहीं कर सकते ना, इसलिए ये लोग टीवी में ही रहते हैं। प्रमोद ध्यान रखना तुम, मैं सो रही हूँ, अगर चोर ने कुछ किया तो मुझे बता देना। प्राची और प्रमोद की बेवकूफी भरी बातें खत्म नहीं होती। उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन दिमाग अब भी बचपन में ही रह गया था। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्राची और सरला में बहस हो रही थी। सरला चिल्लाते हुए प्राची से कहती है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे भाई, मैं बड़ी हूँ तो बस मैं ही खाना बनाऊंगी। प्राची, बड़ों की बातों को ऐसे मना नहीं करते हैं। नहीं बुआ, आज आप आराम करोगी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे आप बड़ी हो और छोटों के होते हुए बड़ों को खाना बनाना पड़े, अच्छा थोड़ी लगता है। जाओ आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। कैसी बदतमीज लड़की है, बड़ों की बातों को काट रही है। रुक, मैं तेरी माँ को बुलाती हूँ, अब वही तुझे समझाएंगी और तेरी अकल ठिकाने पर भी वही लेकर आएंगी। सरला मंजुला को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, अरे भाभी, ये देखो प्राची को, मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, बस अपनी मनमानी चला रही है। इसके हाथ का खाना कितना बकवास होता है। माँ, आपको भी पता है कि बुआ कभी कुछ खास नहीं बना पाती। अरे बस करो आप दोनों, कितना लड़ रहे हो, खाने की ही तो बात है। आप दोनों में कोई नहीं बनाएगा, मैं बना लूंगी, आप जाओ। मैं तो थक गई नाटक करके। प्राची, पॉपकॉर्न लेकर आ, हम दोनों अब टीवी में नाटक देखेंगे। बुआ जी आप जाओ, मैं लेकर आती हूँ पॉपकॉर्न। खिचड़ी परिवार जिसमें नोकझोंक चलती ही रहती है। जैसे तबीयत खराब हो तो खिचड़ी ही सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है और खिचड़ी ही सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक उसी तरह जब परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं तो परिवार खिचड़ी बनकर ही एक दूसरे की मदद करता है। ये कहानी है विमला और सरला की। दोनों ही पड़ोसन थी, लेकिन विमला एक गरीब परिवार से थी और सरला बहुत अमीर थी। दोनों की ही बेटियों की अब शादी की उम्र हो गई थी। ऐसे ही विमला एक दिन सरला के घर जाती है और सरला विमला को देखकर कहती है, विमला तू यहाँ? अरे बहुत दिनों बाद आई है। कहने को तो तू घर के बगल में रहती है, लेकिन फिर भी तुझे समय ही नहीं मिलता मुझसे मिलने का या बात करने का। नहीं सरला, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता तो है कि लोगों के घर काम भी करने जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद घर के भी काम में उलझ जाती हूँ। आज समय मिला है तो आई हूँ। कोई बात नहीं विमला, तेरा जब मन हो तो तब आ जाया कर। और घर में सब ठीक है? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। कुछ देर बाद सरला के नौकर चाय लेकर आते हैं। सरला और विमला चाय पीते पीते बातें कर रही होती हैं। तभी सरला एकदम से कहती है, विमला तू ठीक तो है ना? किसी बात की कोई चिंता है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? नहीं, बस यही कि अब मेरी बेटी राधा की शादी की उम्र हो गई है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से अब तक पैसे नहीं जुटा पाई। एक गरीब के लिए उसकी बेटी का ठीक ठाक से कन्यादान हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। शादी की उम्र तो अब मेरी बेटी की भी हो गई है। एक लड़का देखा हुआ है, लड़के की सरकारी नौकरी है, अगले महीने तक मैं उसकी शादी करवा दूंगी। अरे सरला, तुम ये क्या कह रही हो? दरअसल मैं भी अगले महीने ही अपनी बेटी राधा की शादी कर रही हूँ। अच्छा है, दोनों बेटी की शादी एक साथ हो जाएगी। कुछ देर बाद विमला सरला के घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद विमला की बेटी राधा को देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं। राधा की होने वाली सास ममता विमला से कहती है, देखो विमला, हमें तो तुम्हारी बेटी राधा बहुत पसंद है और हम तो अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी आप बताइए कि हम कैसे करें अपनी बेटी का कन्यादान। मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं और इसके पिताजी पूरी कोशिश करेंगे कि बेटी के कन्यादान में कोई कमी ना आए। अब मैं क्या बोलूं, लड़की तुम्हारी है, कुछ दोगी तो इसका इस्तेमाल तुम्हारी ही बेटी करेगी। और लोग भी बातें बनाते हैं अगर कन्यादान में कुछ मिला या नहीं मिला हो तो, इसलिए कुछ सामान और गहने दे देना। विमला को भी अब बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई।
कुछ देर बाद विमला अपनी दोस्त सरला को ये खुशखबरी देने जाती है कि तभी विमला देखती है कि सरला के घर में भी उसकी बेटी को देखने के लिए लोग आए होते हैं। थोड़े समय तक विमला घर के बाहर ही खड़ी होती है और इंतजार करती है। कुछ देर में सबके चले जाने के बाद विमला अंदर जाती है और सरला से कहती है, सरला, तेरी भी बेटी उर्वशी को लड़के वाले देखने आए थे और ये इतना सारा सामान ये सब क्या लड़के वाले देकर गए हैं उर्वशी को? ये फ्रिज, ये टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब तुम अपनी बेटी को कन्यादान में दोगी? हाँ विमला, ये सारा सामान हम देंगे लड़के वालों को। जब हम उर्वशी का कन्यादान करेंगे तब ये सब हमारे में दिया जाता है लड़कियों को। और तू बता, तेरी बेटी राधा को भी तो देखने आए थे लड़के वाले, क्या हुआ? मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी सरला। दरअसल उन लोगों ने राधा को पसंद कर लिया है, लेकिन कन्यादान के लिए तो मुझसे जितना बन होगा मैं उतना तो करूँगी ही। समय बीतता है और अब दोनों की ही शादी का दिन नजदीक आ रहा था। इधर राधा की माँ अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगी थी। विमला ने बहुत से लोगों से मदद भी मांगी थी ताकि उसकी बेटी का कन्यादान अच्छे से हो सके और उसमें कोई दिक्कत ना हो। राधा एक गरीब परिवार से थी और उसकी शादी में सभी लोग अपनी हैसियत के हिसाब से राधा की माँ विमला की मदद करते हैं। कुछ लोग विमला के पास आकर राधा के लिए साड़ियाँ देकर जाते हैं, कुछ लोग बर्तन तो कुछ लोग पैसे देकर जाते हैं। ये सब सामान लेती हुई विमला लोगों से कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, उसके कन्यादान करने में मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं मदद करते तो अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अरे बेटी का कन्यादान हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है और ना ही हर किसी के भाग्य में होता है। हम तो किस्मत वाले हैं कि किसी लड़की के कन्यादान में हमें सहयोग देने का मौका मिला, और बेटी का कन्यादान करना किसी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैंने तो बहुत मेहनत की है मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक से हो जाए। इसके पिताजी का तो सोच सोच के बुरा हाल था कि वो कैसे बारातियों का स्वागत करेंगे। अरे विमला, तुम उससे बोलो इतनी चिंता ना करे, और राधा के ससुराल वालों को बोलो कि कम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से ही बाराती लेकर आए। और रही बात खाना बनाने की, तो कोई हलवाई को मत बुलवाना, हम लोग हैं। आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज के जमाने में आप जैसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। कहाँ लोग अब किसी गरीब की मदद करते हैं, लेकिन आपने मुझे अपना समझा और इस हद तक मेरी मदद की कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। विमला गरीब तो थी, लेकिन लोगों ने उसकी बेटी के कन्यादान में उसकी पूरी तरह से मदद भी की थी। इधर सरला अपनी बेटी उर्वशी की शादी के लिए बहुत सी तैयारियां करवाती है। सरला अपना पूरा बंगला सजवाती है, कपड़ों की शॉप पर जाकर तरह तरह के कपड़े और लहंगे लेकर आती है। बारातियों के लिए एक अलग से हॉल भी बुक कराती है, जहां बारातियों के लिए शाही खाना भी बनना होता है। एक रोज विमला की अमीर दोस्त सरला विमला के घर आती है, तो विमला अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए हल्दी में पहनने वाले कपड़े सिल रही थी। ये देखकर सरला कहती है, अरे विमला, ये क्या कर रही हो तुम? ये कपड़े क्यों सिल रही हो? अरे सरला बहन, कुछ नहीं, कल राधा की हल्दी है तो उसी के लिए कपड़े तैयार कर रही हूँ। मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं दोबारा जाकर तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि तुम भी व्यस्त थी अपनी बेटी उर्वशी की शादी की तैयारी में। राधा ये पहनेगी क्या? विमला, तू कहने को तो मुझे अपनी बहन बोलती है, लेकिन तू इतनी दिक्कत से गुजर रही है, ये बात तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। सरला बहन, तुम्हारी भी तो बेटी की शादी है। मैं समझती हूँ कि बेटी के कन्यादान में कितना खर्च होता है। तुम्हें अपनी उर्वशी के लिए भी तो तैयारी करनी है ना। विमला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन ठीक है, और जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तो अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। राधा तेरी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, और अगर लड़की के कन्यादान में किसी की मदद नहीं की तो आग लगे ऐसे पैसों का। अब तुम्हें शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरला, यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं सब देख लूंगी। विमला, तुम्हारी ये बातें मुझे ऐसा महसूस करवा रही है कि मैं तुम्हारी कोई लगती ही नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे कभी अपना मानती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरला। ठीक है, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी। सरला विमला को एक बहुत बड़ी दुकान में लेकर जाती है, जहाँ वो विमला को उसकी बेटी के लिए हल्दी और शादी के लिए लहंगे दिलवाती है। साथ ही अब वो राधा की शादी के लिए भी हॉल बुक करवा लेती है। समय बीतता है। अब शादी के दिन उर्वशी और राधा
दोनों ही एक बहुत ही सुंदर लहंगे में आती हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों का मैरिज हॉल आसपास ही होता है। इधर राधा के बाराती आते हैं तो उधर उर्वशी के। दोनों की शादी विधि विधान से पूरी हो जाती है। विमला सरला के घर आती है और उससे कहती है, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया करती हूँ। अगर सरला तुम नहीं होती तो मैं और इसके पिताजी तो सोच सोच के परेशान हो गए थे कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन आखिरी समय में तुमने मेरी मदद की। ये कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो वो मेरी भी बेटी हुई ना। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, अपनी दूसरी बेटी का बस कन्यादान किया है। भगवान हमारी दोनों बच्चियों को अपने ससुराल में खुश रखे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।